बंगाल में जो नई सरकार बनी है उसके मंत्रियों ने ऐलान किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग बाहर किए गए हैं उन सब की नागरिक सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी। सरकार की तरफ से जो सहूलियतें मिलती थीं, जो उनका हक था, वो उन्हें नहीं मिलेगा। बिहार में आप उसके पहले ये सुन चुके हैं कि राशन कार्ड और बाकी तमाम सहूलियतें उनसे ले ली जाएंगी जो एसआईआर से निकाले गए हैं। असम से जो पहले कुछ ऐलान आए हैं सरकार के, उनमें एक है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जो बतलाया है उसके मुताबिक वह यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सिर्फ एक मजहब के लोगों के लिए उनको डिसिप्लिन करने के लिए और उनको एक ख़ास तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी को काबू में लाने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाकी तमाम कम्युनिटीज़ के लिए ढेर सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो ये बहुत साफ है कि वह सिर्फ मुसलमानों की ज़िंदगी को डिसिप्लिन करने, रिस्ट्रेन करने और उन पर कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये सारे ऐलान हमारे सामने हैं। उसके पहले हम देख चुके हैं चुनाव किस तरह हुए हैं बंगाल में। कोई 34 लाख वोटर्स वोट नहीं डाल पाए हैं, और ये तमाम वोटर्स बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने गए, कोर्ट के सामने गए, और उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं और हमें वोट डालने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, इस बार आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, अगली बार डाल लीजिएगा, लेकिन इलेक्शंस होंगे। तो चुनाव हुआ बंगाल में, और वह एक तरह से एक गलत इलेक्टोरल रोल पर हुआ। इसलिए चुनाव का नतीजे की हम बहुत सारी व्याख्याएं कर सकते हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वह चुनाव ही अपने आप में गलत था। दूसरा, हमने पूरा चुनाव बंगाल और असम का खासकर देखा, और दूसरी जगह भी, जो पूरी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन पर लड़ा गया। और इस एतबार से भी, अगर इस लिहाज से भी हम देखें, तो ये चुनाव गैर कानूनी थे, क्योंकि अगर हम बाला साहब ठाकरे वाले मामले को याद कर लें, जिसमें उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से उन पर मुमानियत पाबंदी लगाई गई थी, वह था कि आप धर्म को चुनाव में गोलबंदी का आधार नहीं बना सकते। लेकिन बंगाल और असम में खासकर यह खुलेआम किया गया, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई नोटिस जारी भी नहीं की। तो दो लिहाज से, एक इलेक्टोरल रोल गलत, और दूसरा ये चुनाव जिस तरह लड़ा गया वो पूरा गैर कानूनी तरीका था। अगर इन दोनों को ध्यान दें तो ये दोनों चुनाव गैर कानूनी ठहरते हैं, असम और बंगाल से खासकर। तो चुनाव का पूरा माहौल आपके सामने है, चुनाव के बाद का पूरा माहौल आपके सामने है। इसमें हम इस बात को भी जोड़ लें कि पिछले सालों में, जैसे बंगाल में अब यह शुरू हो गया, मैंने सिर्फ बुलडोजर की बात की है, लेकिन बंगाल में लोगों को सड़क पर रोककर पीटना, मारना, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना, और ऑटो रोककर, और पूरे बंगाल में हिंसा की वारदात, जिसमें हमें कम से कम 6 लोगों के कत्ल होने की खबर मिली, 6 लोग मारे गए। तो और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसने मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले यह कहा था कि वह दरअसल उसने और उसकी पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यह नारा गलत है, अब नारा होना चाहिए जो हमारे साथ है उसी का विकास होगा। ये पूरी तरह से एक कम्युनल डिवीजन जो ऑफिशियली किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम अब सिर्फ उन्हीं वोटर्स को उनके नागरिक हक देंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, और यह खुलकर कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, उनके नागरिक हक उन्हें नहीं मिलेंगे।
यह सरकार के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, यह सब कुछ बहुत स्पष्ट है। हम इस माहौल में यह बैठक कर रहे हैं तो कुछ मुद्दों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे और हम आगे क्या करें इस विषय पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की बैठक में अपने विचार रखने के लिए जिन्होंने सहमति दी है, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त सर कुरैशी साहब, अशोक लवासा साहब, ये दो मौजूद हैं जिन्होंने कई चुनाव कराए हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं और इसे अभी जो हो रहा है उसके बारे में वे बतला सकते हैं। हर्ष मंदिर हमारे साथ हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रह चुके हैं और जितना समय तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं उससे ज़्यादा वक्त तक उन्होंने हिंदुस्तान के समाज में जो हो रहा है उसमें नागरिक हस्तक्षेप करने की अनेक प्रकार से कोशिश की है। अभी फौरन वे उड़ीसा से लौटे हैं। उड़ीसा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल पहले आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही जैसे बांध टूट जाता है वैसे उड़ीसा में बांध जैसे गेट हटा लिया गया है और उड़ीसा में रोजाना हर गांव से, शहर से मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले और हिंसा की खबर आ रही है रोजाना। और रोजाना कोई एक खबर नहीं आ रही है और 2, 3, 4 हिंसा की खबर रोज उड़ीसा से आ रही है। तो अभी हर्ष मंदिर उड़ीसा से लौटे हैं, ईसाइयों के साथ जो वहाँ हो रहा है उसकी तहकीकात करके। और अंजलि भारद्वाज जो सूचना के अधिकार आंदोलन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, चुनाव प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देख रही हैं और ये देख रही हैं कि कैसे हमारे इस पूरे आधार को विकृत किया जा रहा है। तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और हम अनुरोध करेंगे, क्या हम सबसे पहले कुरैशी साहब से अनुरोध करें कि और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि पूर्व चुनाव आयुक्त होने के की तरह और ऐसे भी एक शहरी होने के नाते जिस तरह चुनाव कराए गए उसका इम्प्लीकेशन क्या है हिंदुस्तान के लिए और शहरियों की तरफ फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कानून का तरीक़ा ये है कि जब तक कोर्ट में सारे प्रोसीजर पूरे हो न जाएं और जब तक उनको बाज़ाब्ता उनके जुर्म का ऐलान न हो जाए तो वो मुजरिम नहीं मुलजिम कहे जाते हैं। ये कोर्ट की ज़ुबान भी है और समाज की ज़ुबान भी है। और मुलजिम को ज़मानत का पूरा हक़ है भारतीय संविधान में। ज़मानत बहुत पहले मिलनी चाहिए इन लोगों को। ज़मानत ना देना एक सोची समझी साजिश है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं सियासत भी दाखिल है। वरना ज़मानत तमाम ऐसे मुलजिमों के जो इस तरह के मुकदमे में जेल में थे तकरीबन सब के सब बाहर आ चुके हैं। सिर्फ मुझे लगता 2 या 3 ऐसे चेहरे हैं जो रह गए हैं और इनके ऊपर अलग अलग ढंग की टिप्पणियां कोर्ट से लगातार आ रही है। हाई कोर्ट बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। हाई कोर्ट में बैठे जज के जो बयानात हैं वो बहुत सही नहीं हैं। जो शब्दों का चयन किया जा रहा वो अनुचित है। वो बड़े पद पर हैं, जज हैं, उनके द्वारा लिखे गए बोले गए तमाम बातों को नज़ीर माना जाता है। निचली अदालतें उसका अनुसरण करती हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे ज़िम्मेदार जजों को अनावश्यक कोई इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे निचली अदालतों के काम करने में दुश्वारी खड़ी हो जाए, वो असहज महसूस करने लगे। तो ये गलत कमेंट्स क्या है, गलत फैसला ले आए? और गलत कमेंट्स ये है कि आप चले आते हैं मुंह उठाकर ज़मानत मांगने, बार बार ज़मानत क्यों मांगते हैं। ये सारी बातें माननीय न्यायाधीश महोदय के शब्द में बता रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं है। आप न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आपको बिल्कुल ये संज्ञान में रहना चाहिए कि